हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। यूपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बहुत ही नजदीक आ गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को धार देने में लगे होंगे। लेकिन इस तैयारी को धार देने के लिए क्या करना जरूरी है? रिवीजन करना जरूरी है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतनी ही तैयारी आपकी बेहतर होगी। आप कुछ नया पढ़ते हैं इस दौरान, अच्छी बात है। अगर आप समय प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन जितना आपने साल भर पढ़ा या उसके पहले से पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज आप नहीं करेंगे तो होगा यह कि जो सवाल आपसे बन सकते थे वो भी शायद ना बन पाए। सवाल कहां से पूछा जा सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्षेत्र तो बना के चलना पड़ता है, एक सीमा तो लेके चलनी पड़ती है। उस सीमा से ज्यादा मेहनत करना भी हो सकता है कभी कभी अनावश्यक हो जाए। तो फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम साल भर की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, किस विषय पर, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इससे जुड़ी हुई जितने भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसे कवर करेंगे और हर वीडियो में कम से कम एक महीने का करंट अफेयर हम कवर करेंगे। आज की बात करें तो आज हम जून महीने का, जून 2022 का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं इस महीने की थी एक तरफ से उसे देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है, चूंकि यह एक रिवीजन सीरीज है, इस सीरीज का नाम ही यही है, पीटी स्पेशल रिवीजन सीरीज। तो इस रिवीजन सीरीज में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीजें मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ी भी होंगी, नहीं पढ़ी हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ूं। लेकिन हो सकता है कुछ चीजें छूट जाएं तो उसमें परेशान मत होइएगा, लेकिन छोड़िएगा नहीं, उसे कवर कर लीजिएगा। लेकिन क्या क्या कवर करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कवर आपका यहाँ पे हो भी जाए। तो चलिए एक तरफ से देखते हैं कि क्या है महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहले है नवीनतम जनगणना 14वां असम राइनो अनुमान। अभी पिछले साल ही 14वां असम राइनो अनुमान यानी कि एक अपने आप में जनगणना थी। किसकी जनगणना थी? राइनो। राइनो मतलब क्या? गैंडे की जनगणना थी। भारत में कितने गैंडे हैं उसके लिए जनगणना हुई और कहां से, किस राज्य से जुड़ी हुई जनगणना थी? तो असम से जुड़ी हुई थी। तो इस अनुमान से क्या क्या जानकारी सामने आई इसको एक तरफ से देखते हैं। सबसे पहले इसमें पता चला कि 40 गैंडे हैं। कहां पर? मानस नेशनल पार्क में। जिस क्षेत्र की बात हो रही है वो मानस नेशनल पार्क है, यहां पर 40 गैंडे हैं। और अगर लिंगानुपात की बात करें तो यहां एक और एक यानी कि एक नर और एक मादा इस अनुपात में है। अगर 40 है तो 20-20 का अनुपात होगा, मतलब 20 नर और 20 मादा। और यह जो गणना हुई है प्रत्यक्ष गणना पद्धति, इस गणना पद्धति के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। और रही बात जनसंख्या की, तो जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि अभी इनकी जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो वो काजीरंगा में है। लेकिन चूंकि यह जो अनुमान है ये मुख्य रूप से मानस नेशनल पार्क का था, तो वहां की जनसंख्या इनकी कितनी है, सॉरी मतलब कि राइनो की संख्या कितनी है? 40 है। अब बात करें कि यह जो संख्या है मानस नेशनल पार्क में 40 है, यह अपने आप में चर्चा का विषय क्यों है? वह इसलिए है कि कुछ समय पहले, कुछ दशक पहले तक यहाँ पे ठीक ठाक राइनो मौजूद थे, लेकिन उसके बाद एक ऐसा समय आया कि उनका शिकार होने लगा सींग की वजह से और बहुत सारे कारणों की वजह से, और उसमें उनकी संख्या कम होती गई। उसके बाद उनकी संख्या बढ़ाने के लिए 2005 में इंडियन राइनो विजन आया। कब आया? 2005 में शुरू हुआ। तो इसके तहत यह हुआ कि असम में क्या किया जाएगा? राइनो को बढ़ाया जाएगा। ऐसे क्षेत्र जहां पे बढ़ाया जा सकता है, जहां पे उनके लायक आवास है, वहां पर बढ़ाया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू हुआ और प्रयास यह करने की कोशिश हुई कि 2020 तक में इनकी संख्या को अच्छी खासी मात्रा में बढ़ा दी जाएगा। और ऐसा हुआ भी, हम देख सकते हैं कि इनकी संख्या बढ़ी। लेकिन बात आती है कि यहां पर चूंकि मानस नेशनल पार्क में मौजूद नहीं रह गए थे, एक समय ऐसा आया तो वहां पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से और पिबतौरा वन्यजीव अभयारण्य है, ये दोनों भी असम में ही है। तो असम से इन दो जगहों से राइनो को यहां पर लाया गया मानस नेशनल पार्क में और इनकी संख्या बढ़ाने की प्रयास शुरू हुए। अब देखते हैं एक बार कि इंडियन राइनो विजन 2020 को थोड़ी सी शॉर्ट में समझ ले। तो मैंने आपसे बात की थी कि शुरुआत कब हुई थी, तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, यह बात तो कंफर्म है। उसके बाद कि कितने
तो कम से कम 3000 से अधिक करने का एक प्रयास किया गया। 3000 से अधिक या गैंडे, इनकी संख्या इतनी पहुंचाने का प्रयास करने का हुआ। लेकिन ये कहां पे, असम में जो 7 संरक्षित क्षेत्र है, असम के 7 संरक्षित क्षेत्र राइनो से जुड़े हुए थे, उन जगह की बात हो रही है। कौन कौन से हैं? तो देखिए, काजीरंगा, पिपतोरा अभयारण्य, इसके बारे में भी हम बात की थी कि इन्हीं 2 जगह से मानस नेशनल पार्क में ले जाया गया था। सबसे ज्यादा कहां पे है? काजीरंगा में है। पिपतोरा, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लाओखोवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभयारण्य, उसके अलावा बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके अलावा डिब्रू सैखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 7 हैं टोटल, और इन्हीं जगहों पर क्या चलाया गया? इंडियन राइनो विजन 2020। तो 2020 में शुरू नहीं हुआ, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य जो मैंने आपको बताया कि इसके माध्यम से एक जगह से जो राइनो थे, जहां उनकी संख्या पर्याप्त मौजूद थी, जैसे मानस नेशनल पार्क में ले जाया गया। तो यहां पर ले जाया गया क्योंकि यहां इनके लिए उपयुक्त आवास मौजूद था। इस वजह से इनकी जो संख्या थी वह बढ़ गई। अब बात आती है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे सघन जहां पे गैंडों की आबादी थी, वहीं से लेना क्यों उचित था? क्योंकि वहां भी पर्याप्त उचित आवास है, वहां पर उनकी संख्या बढ़ ही रही है, इसी वजह से ऐसे क्षेत्र से लिया गया। अब इस पूरे के पूरे अभियान को चलाने के लिए कौन कौन से संगठन साथ में मिलकर काम कर रहे थे? तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, उसके बाद यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस सहित और भी बहुत सारे संगठन थे, भारत के और भारत के बाहर के। इन लोगों के मिलकर सम्मिलित प्रयास से ही यह मुमकिन हो पाया। अब बात करें थोड़ी सी गैंडों के बारे में जान लेने की, तो गैंडे कुल 5 प्रजाति होती हैं और एशिया में 3 है। कुल 5, एशिया में 3, और भारत में जो मिलता है उसको भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं 5 कौन है। ब्लैक राइनो है, व्हाइट राइनो है, जावा राइनो है, सुमात्रन राइनो है और एक सींग वाला, और यही भारत में मिलता है। पूरे दुनिया में 5 है, ये अफ्रीका से संबंधित है। लेकिन यहां नीचे के 3 आप देख लें, जावा, सुमात्रन और एक सींग वाला, तो ये है एशिया से, इसका संबंध एशिया से है, और एशिया में भी इसका संबंध किससे है? भारत से है। ठीक, अब इसमें कुछ बातें भारतीय गैंडे के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उसी की संख्या में वृद्धि हुई है और भारतीय गैंडे की पहचान आपको होनी चाहिए कि उसमें आप देखेंगे तो यहां पर सिर्फ एक सींग मौजूद होती है, इसीलिए इसको एक सींग वाला गैंडा भी बोलते हैं। अब यह जो राइनो है, इसमें मुख्य बात यही है कि इसका सींग तो एक होगा और त्वचा विभिन्न परतों तथा भूरे रंग की खाल से इसे हम पहचान सकेंगे। इसकी स्किन कलर भी आप कभी चिड़ियाघर में भी अगर देखे होंगे तो अपने आप में आपको इसका रंग जो है भूरा दिखाई दिया होगा। अब ये खाते क्या है? देखिए, पत्तियां, झाड़ियां, पेड़ों की शाखाएं, जलीय पौधे युक्त आहार, मतलब आप तरह से देखें तो शाकाहारी ही चीजें खा रहे हैं। उसके अलावा आप देखें तो वे ज्यादातर चरते रहते हैं, घास के साथ साथ पत्तियां, झाड़ियां, पेड़। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि इनका आहार क्या है? सब कुछ शाकाहार ही है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो मुख्य बात यही थी। इसकी संरक्षण की एक स्थिति भी जानना जरूरी है कि IUCN के रेड लिस्ट में ये सुभेद्य मतलब वल्नरेबल, इंग्लिश में भी याद रखिए, हिंदी में तो ठीक ही, इंग्लिश में पता होना चाहिए। तो IUCN क्या है? इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह जो है रेड लिस्ट बनाता है। रेड लिस्ट 1964 से बन रही है। इस 1964 से बनती हुई रेड लिस्ट में ही ये बातें मौजूद होती हैं, जिसमें बताया जाता है कि कौन सी स्थिति है उस पशु की या तो उस पौधे की या उस पेड़ की, यानी कि जीव भी हो सकता है और उसके अलावा पौधा भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि उसकी स्थिति यानी कि कितनी खराब है उसका पता चलता है, इस वजह से उसका संरक्षण कितना अनिवार्य हो जाता है यह भी हमें पता चलता है। साइट्स परिशिष्ट 1 में भी इसमें जो बताया गया है कि अब साइट्स परिशिष्ट 1 में है, इसका क्या मतलब है? इसको याद रखिएगा कि लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनका व्यापार किए जाने के कारण और अधिक खतरा, यानी कि जिनका व्यापार करने पर उनके ऊपर खतरा आ सकता है, उस पर लगाम लगाने के लिए इसकी एक कैटेगरी डाल दी गई जिसका ध्यान रखे दुनिया,
इसको कहा गया साइट्स परिशिष्ट 1। अब आगे ध्यान रखिएगा कि भारत में गैंडे को, इस एक सींग वाले गैंडे को हम किसके तहत रखते हैं? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत हम इसे रखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मानस नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर में यह जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर में जुड़े होने के साथ साथ एक सवाल का जवाब कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। असम राज्य में भूटान हिमालय की तलहटी क्षेत्र में है, यानी कि यह जितना इसका विस्तार है, एक तरफ तो भारत में भी है, दूसरी तरफ यह भूटान के क्षेत्र में भी आता है। तो भूटान के क्षेत्र में इसका एक अलग नाम है, उसका एक अलग अपना प्रशासन है, और भारत का अपना एक अलग नाम है, अलग प्रशासन है। तो दोनों ही क्षेत्र में इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वह दिखाई देता है। मतलब संयुक्त रूप से देखा जाए, अगर मैप में, गूगल मैप में आप देखेंगे तो इसका विस्तार आपको भूटान में भी मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे मानस नेशनल पार्क जो भारत में है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, वर्ष 1985 में यूनेस्को ने इसे मानस वन्यजीव अभयारण्य को, याद रखिएगा, विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया। और विश्व विरासत स्थल का दर्जा 1985 में दिया यूनेस्को ने, लेकिन उसके बाद एक ऐसा समय आया, कुछ समय बाद ही इसे खतरनाक घोषित कर दिया गया। अब खतरनाक घोषित करने के बाद थोड़ी और मेहनत हुई और उसके बाद 2011 में इसे वापस से बाहर निकाल दिया गया। यह बात याद रखिएगा। लेकिन मुख्य बात यह तो याद रखिएगा कि 1985 में यह विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ था। अब यहां पे एक और बात आती है कि इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया था 1989 में, और 1990 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। मुख्य बातें हैं, जितनी बातें आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा आप मत देखिए, तो चाहें तो देख सकते हैं, सीमा तो है ही। आगे देखिए, कार्बन बम परियोजना अगली हमारी खबर है। इसके बारे में देखिए क्या मुख्य बातें हैं। द गार्जियन द्वारा शुरू खोजी परियोजना, द गार्जियन के द्वारा एक खोजी परियोजना जिसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत पता चला कि दुनिया भर में ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें हम कार्बन बम कह सकते हैं। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन बम परियोजना इसे हम कहते हैं। कितनी है? 195 कार्बन बम परियोजना। अब ये कार्बन बम परियोजना जो है, इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कोयले से जुड़ी हैं, तेल से जुड़ी हैं और गैस से जुड़ी हुई परियोजना है। वहां पे कार्बन का उत्सर्जन काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। जो कार्बन है ज्यादा मात्रा में, जो पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि उनकी पहचान की गई और पता चला कि अपने जीवन काल में वे जितनी परियोजनाएं हैं अलग अलग अपने अपने स्तर पर 1 अरब टन से ज्यादा का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसी वजह से जरूरी हो जाता है कि इन परियोजनाओं पर लगाम लगा दी जाए, इसे बंद कर दिया जाए। तो इसी के तहत इस बात को समझा गया, क्योंकि यह 2015 के पेरिस समझौते को स्वीकृत में जो उत्सर्जन की जो सीमा तय की गई थी उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसे बंद करने के प्रयास किए जाएं। तो कैसे किए जाएंगे उसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। अब इस रिपोर्ट में एक बात और जो है कि मीथेन का उत्सर्जन भी जिसमें बताया गया है, क्योंकि मीथेन एक ऐसी गैस है जो कि 86 गुना ज्यादा गर्मी रोकती है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो क्या करती हैं, धरती में आने वाली गर्मी को रोक लेती हैं। अब मीथेन जो है अन्य गैसों की तुलना में, स्पेशली किसकी तुलना में, CO2 की तुलना में, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 86 गुना ज्यादा पावरफुल है। किस मामले में? गर्मी को रोकने के मामले में। तो इस रिपोर्ट में ये बात भी दर्ज की गई है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इन कार्बन बमों यानी कि इन परियोजनाओं को किस प्रकार से बंद किया जाए, जिसमें हम कह सकते हैं टेक्निकली डिफ्यूज किया जाए। तो देखिए, एक नेटवर्क है, नेटवर्क का नाम क्या है, लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, लिंगो। स्पेलिंग तो है LINGO, जिसको फुल फॉर्म ये है। अब बात आती है इसका मिशन क्या है। मिशन आपको सीधे सीधे पता है कि जीवाश्म ईंधन को जमीन में छोड़ना और उनके बिना जीना सीखना है। मतलब इसको सरल भाषा में समझें तो इस नेटवर्क का एक ही उद्देश्य है कि जो हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग ना करें, उसके बिना कोई विकल्प तलाशें और उसके बिना ही हम जी सकें और यह हम सीख सकें। तो इसी के लिए वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं
कि जलवायु परिवर्तन की जड़ जो जीवाश्म ईंधन है उससे हम कहाँ शिफ्ट कर लें, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। और नवीकरणीय ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस प्रकार की ऊर्जा का हम उपयोग करें, जैव ऊर्जा का उपयोग करें, जिससे कि प्रदूषण ना हो। इसके लिए वे क्या करेंगे, जागरूकता लेके आएंगे। साथ में जो परियोजनाएं चल रही हैं उसको रोकने के लिए लोगों को समझाएंगे, जागरूकता लाएंगे। कानूनी कार्यवाही का भी इसके अलावा वे सहारा लेने के लिए तैयार हैं और दुनिया भर में जितने भी परियोजनाएं जहां जहां हैं उसके लिए कार्यरत हैं। आगे देखिए, अटापका पक्षी अभ्यारण्य। अब देखिए, अटापका पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, तो याद रखिएगा कोलेरू झील। कहां पर है ये, आंध्र प्रदेश। यह भी पिछले साल चर्चा में था और पिछले कुछ समय से चर्चा में था ही। चर्चा में होने की वजह यह थी, इस झील की आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे पक्षी दिखाई दे रहे होंगे और इन पक्षी को देखने का मतलब यही है कि यहाँ पर कई प्रवासी पक्षी, मतलब कि दूर दूर से, भारत के बाहर से भी, एशिया में अन्य अन्य जगहों से पक्षी आते हैं और इस स्थान में अपने आप को बहुत ही उचित मानते हैं प्रजनन के लिए, यानी कि इस स्थान को प्रजनन स्थल एक सुरक्षित रूप में मानते हैं। तो मुख्य रूप से 2 पक्षी ऐसे हैं जिनकी पहचान हुई है, जिनके नाम पे जाना जाता है कि ये यहाँ पे आते हैं, प्रजनन स्थल के रूप में इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। ग्रे पेलिकन है और पेंटेड स्टार्क है, नाम याद रखिएगा। अब बात आती है कि ये दोनों के दोनों IUCN के रेड लिस्ट में कहां पर हैं, तो याद रखिएगा IUCN के रेड लिस्ट के तहत संकटग्रस्त प्रजाति हैं। ये किस प्रकार की हैं, संकटग्रस्त। अब बात आती है इसमें कि हम थोड़ा सा ये जान लें कि कोलेरू झील कहां पर है। आपको मैंने बताया आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में है। उन दोनों के बीच में ही जो डेल्टा है उनके बीच में यह बना हुआ है। और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आपको पता होना चाहिए, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ में ये बात याद रखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था इसे कब, 1999 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1999 में। ठीक है, अब इसमें बात करें, ये तो वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये किस प्रकार का है, पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और 2002 में क्योंकि एक झील है और झील में ही वन्य जीव अभ्यारण्य है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साथ में ही यह क्या है, झील है, यानी कि वेटलैंड भी है। और वेटलैंड के लिए 2002 में इसे रामसर सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की भूमि यानी कि रामसर साइट के रूप में इसका चयन हुआ है, रामसर साइट। अब रामसर साइट बन गई है ये कब, 2002 में। अब बात करें अभी वर्तमान की स्थिति में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो कुल कितने हैं, 75 है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कुल 75 है, पिछले साल 2022 में 15 अगस्त को 75 पूरे हो गए थे। अब इसके बारे में छोटी सी बात यह है कि जो रामसर साइट जितनी होती है अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और बात की जाए तो यहाँ पे कुल भारतीय तो 75 हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में कहां है, तो सबसे ज्यादा जो है आपके तमिलनाडु में 14 और यूपी में 15, यूपी में 10 है। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 14, यूपी में 10। आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू है। ठीक है, अब बात आती है रामसर सम्मेलन को थोड़ी सी जान लीजिए। आपको पता होगा 2 फरवरी 1971 में रामसर नाम की जो जगह थी ईरान में, वहीं पर सम्मेलन हुआ था और उसके तहत ही यह उसके बाद सम्मेलन में तय हुआ कि एक रामसर स्थल की सूची बनाई जाएगी जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के जितने भी वेटलैंड्स हैं उस सूची में उसको शामिल किया जाएगा। अब आगे देखिए, रामसर साइट्स के बारे में जैसे मैंने आपसे बताया था कुल 75 हैं और ये मैप पे मौजूद है, आपको दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो उसकी एक लिस्ट एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि आंध्र प्रदेश वाला कहां पर है, तो इस जगह पे है आंध्र प्रदेश वाला, इसके लिए यहाँ पे डॉट लगा, लेकिन यहाँ पे मान के लिए इस स्थान पर है। और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, ये उनकी लिस्ट मौजूद है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए अगली खबर है, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसका एक बार इस्तेमाल किया फेंक दिया। पानी की बोतल बेस्ट एग्जांपल है, पानी की बोतल आपने ली, पानी पिया और फेंक दिया, उसका जीवन काल मतलब उपयोग के तौर पर उसका जीवन काल बहुत छोटा था,
लेकिन अब वही प्लास्टिक 1000 साल तक मौजूद रहेगा, उसको नष्ट होने में 1000 साल से ज्यादा लग जाएगा। और वही फिर प्लास्टिक धीरे धीरे सूरज की रोशनी, पानी की लहर, उससे धीरे धीरे वह छोटा होता जाएगा और माइक्रो प्लास्टिक बन जाएगा, और माइक्रो प्लास्टिक बन के वो हमारी सेहत के लिए खतरा बन जाएगा। और वह खतरा ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए ही खतरा हो जाएगा। तो उससे बचना जरूरी है। तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसी के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रयास था कि प्रतिबंध हो गया है सिंगल यूज प्लास्टिक पे। अब किस प्रकार का है उस प्रतिबंध को हम थोड़ा समझेंगे, और कितने चीजों के लिए हुआ है ये भी देखने वाली बात है। सारी चीज के लिए तो नहीं हुआ है, पानी की बोतल तो अभी भी बिक रही है। देखिए, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो प्रतिबंध हुआ है उसमें एक बात जरूरी है, जितना भी प्लास्टिक है, कुल प्लास्टिक, उसका 1/3, 1/3 कितना हो गया सिंगल यूज। अब आप समझ गए सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। अब यह जो है बनता किससे, इस बात को ध्यान रखिए। एक तो इसको नष्ट होने में समय बहुत लगता है, और बनता किससे है, देखिए जीवाश्म ईंधन से, यानी कि कच्चे तेल, गैस या कोयले से। जितना ही इसका साइज पतला होगा, जिसको हम माइक्रोन में नापते हैं, उतना ही यह ज्यादा आसानी से खराब होता है और माइक्रोप्लास्टिक के रूप में परिवर्तित होता है उतनी ही जल्दी। देखिए, कुल प्लास्टिक का लगभग 40% एकल उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है, मतलब इसको फेंक देते हैं। 1/3 की बात हो गई, 1/3 प्लास्टिक तो सिंगल यूज वाला है और 40% फेंक देने वाला है, उसको फेंक दिया जाता है, यूज नहीं किया जाता। अब बात आती है फेंक के गए अधिकांश प्लास्टिक में एकल उपयोग वाला प्लास्टिक होता है। ये बात मानिए, ज्यादातर क्या होता है एकल, सिंगल यूज। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल यूज नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग अपनी जरूरत के हिसाब से उसको नहीं समझते उतना महत्वपूर्ण और फेंक देते हैं, काम में आता नहीं है, लेकिन वो पर्यावरण में तो मौजूद रहेगा और नुकसान उतना ही पहुंचाएगा। अब बात आती है एक आंकड़े की, 2019 में वैश्विक स्तर पर 130 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक देखा गया। अब बात करें 2050 तक की, तो सिंगल यूज प्लास्टिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कितना मात्रा दे रहा होगा अपना हिस्सा, 5 से 10% हिस्सा। सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक, पूरे प्लास्टिक की तो बात ही नहीं हो रही, सिंगल यूज प्लास्टिक जिस पर हम लगाम लगा भी सकते हैं, वह 5 से 10% हिस्सा दे रहा है 2050 तक। इसलिए इस पर लगाम लगाना जरूरी है, यानी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि करने का एक कारण हो सकता है सिंगल यूज प्लास्टिक। और उसके अलावा और भी जो नुकसान है वो तो है ही। अब इसमें देखिए, एक बात याद रखिएगा, एक एकल उपयोग प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के लिए शीर्ष 100 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा था, 94। इस बात को याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन भारत की स्थिति का अंदाजा तो आपको होना ही चाहिए। अब आगे देखिए खतरे क्या है। खतरे मैंने आपसे एक तो बताया, ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होगा उसकी वजह से बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, उनका हिस्सा बढ़ रहा है 5 से 10%, तो सीधी सी बात है। भारत में सालाना 35 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट निकल रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, जमीन के अंदर या तो समुद्र में, और दोनों ही स्तर पर। अगर जमीन में हम इसको रख देते हैं, जमीन में मौजूद रहता ही है, हम फेंक देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो जमीन के नीचे का पानी है वहां तक पानी की स्थिति बेहतर नहीं हो पाती। दूसरी तरफ समुद्र में जो समुद्री जीव हैं उनके लिए भी खतरा उत्पन्न होता है, वहां की खाद्य संरचना प्रभावित होती है, यानी कि खाद्य जाल वहां का प्रभावित होता है। और इसकी वजह से हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी में भी प्रभाव आता है इस प्लास्टिक की वजह से। साथ में अब यह जो माइक्रो प्लास्टिक की बात मैंने बताई कि प्लास्टिक किस प्रकार से माइक्रो प्लास्टिक में बदलता है, जैसे कि सूर्य की किरणें हो गई, उसके अलावा समुद्र की लहरें, हवा की लहरें, ये सब प्लास्टिक को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में बदल देती हैं। और वही छोटे छोटे पार्टिकल जब 1 इंच के 5वें हिस्से के रूप में मोटा मोटा मान लें, उतने में आ जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, माइक्रो प्लास्टिक। अब देखिए, यह माइक्रो प्लास्टिक अगर और भी छोटा हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक माइक्रोफाइबर। और यह हमारे शरीर के अंदर तक, हमारे फेफड़े तक पहुंच के हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। साथ ही उसके अलावा अन्य जीवों के लिए भी नुकसानदायक है, पेड़ पौधों के लिए भी है। उसके अलावा जितने भी इसके नुकसान है वो तो है ही, जैसे कि खाद्य श्रृंखला में अवरोध उत्पन्न होगा इसकी वजह से। नीली अर्थव्यवस्था, जो कि मैंने आपसे बताया ब्लू इकोनॉमी पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगी, एक समय ऐसा आ जाएगा कि वहां पे मछलियां कम और प्लास्टिक ज्यादा होगा। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा ही, उसके फेफड़े पर पहुंचेगा। अब तो सुनने में आया कि माइक्रो प्लास्टिक इंसान के ब्लड के अंदर तक मौजूद हो गया है। तो ये सब खतरे हैं। अब बात आती है क्या प्रतिबंध हुआ है। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा प्रतिबंधित हुआ है। अब सीपीसीबी
अब ये क्या करेगी, यह जो है इन पर निगरानी रखेगी कि जिसको हमने प्रतिबंधित किया है, कुछ कुल 19 आइटम है, हम अगर इसे प्रतिबंधित कर रहे हैं तो इसका यूज नहीं होना चाहिए, इसका यूज होगा तो सजा दी जाएगी। लेकिन निगरानी कैसे होगी, निगरानी के लिए भी कुछ ध्यान रखा गया है। उसके पहले देखिए कि जो यहां पर मना किया गया है उसमें एक बात और है कि 2021 में ही कुछ प्रतिबंध और लगाए गए थे ऐसे प्लास्टिक पर जो कि 50 माइक्रोन से, 2021 में 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया था, ये बात याद रखिए। उसके बाद तय हुआ कि इस बैन के बाद, इन सारे उत्पादों पर बैन के बाद सितंबर 2022 में 75 माइक्रोन, कब, सितंबर 2022 में पर बैन लगा दिया जाएगा। यहां पर लिखा भी है सितंबर 2022। और उसके बाद इसकी लिमिट और बढ़ा दी जाएगी 75 माइक्रोन से भी ऊपर। तो यह माइक्रोन जितना बढ़ेगा प्लास्टिक उतना बेटर होगा, क्वालिटी वाइज उतनी जल्दी माइक्रो प्लास्टिक में बदलेगा नहीं। और मुख्य बात तो यही है देखिए कि 50 माइक्रोन से अगर 50 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक है तो रिसाइकल नहीं हो पाएगा, और 50 माइक्रोन से ज्यादा का प्लास्टिक है तो रिसाइकल उसका किया जा सकता है। और मुख्य वजह यही, रिसाइकल किया जा सके। ठीक है, अब आगे देखिए प्रतिबंध कैसे लागू होगा। ये सवाल पहले भी था कि सीपीसीबी क्या करेगी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या करेगी, राज्यों को बोलेगी, जो राज्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनसे नियमित रूप से रिपोर्ट लेगी। ये जो राज्य के जितने भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इन्हें रिपोर्ट देंगे। और इन्हें रिपोर्ट कहां से मिलेगी, जो स्थानीय शासन के निकाय हैं, यानी कि जैसे नगर निगम है, वो ध्यान रखेगा, वो निगरानी करेगा अपने अपने स्तर पर। किसी घर से भी अगर इस प्रकार का प्लास्टिक निकलता है तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगाने की बात कही गई है। किसी भी औद्योगिक संस्थान से निकलता है उसके लिए अलग जुर्माना है। तो हर प्रकार का जुर्माना और सजा भी कहा गया है। यहां तक कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 5 साल तक की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना भी कहा गया है। जुर्माने के अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग प्रकार के जुर्माने, अलग अलग कैटेगरी के जुर्माने के लिए इसके अंदर सब कैटेगरी भी बनी हुई है। अब बात आती है पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। किसके द्वारा, भारत ने हासिल किया। और यह जो लक्ष्य हासिल किया जून 2022 तक हासिल कर लिया। जबकि बात क्या थी कि नवंबर 2022 तक इस लक्ष्य को हासिल करना है, 5 महीने पहले ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसी वजह से, बल्कि इसके पहले ही 2021 में ही यह लक्ष्य जो था कि 2030 तक हम 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जगह 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करने लग जाएंगे 2030 तक। उस लक्ष्य को क्या कर दिया गया, 2021 तक आते आते हम 2025 का टारगेट बना लिए कि हम 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। अब ये ब्लेंडिंग क्या है, देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि जो पेट्रोल है उसमें 90% पेट्रोल होगा और उसके अलावा 10% क्या होगा, जैव ईंधन यानी कि एथेनॉल होगा। यह जो लक्ष्य है अभी हमने 10% का पूरा किया है और 2025 तक हमें 20% तक लेके जाना है। और इसका क्या फायदा है इसको भी हम देखते हैं कि क्या क्या इसका फायदा है। मुख्य बात यही है कि कच्चे तेल के आयात पर जो हमारी निर्भरता है उसे हम कम करना चाहते हैं, क्योंकि कच्चा तेल लेने के लिए हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, हमारा पैसा बाहर जाता है। तो हमारी जो हमारा पैसा बाहर जाता है वो ना जाए, उसके लिए जरूरी है। दूसरी तरफ क्योंकि जैव ईंधन का हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रदूषण जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। चूंकि जीवाश्म ईंधन जो करेगा प्रदूषण, उस प्रकार का प्रदूषण इथेनॉल से नहीं होगा, इस जैव ईंधन की वजह से नहीं होगा। यानी कि इसमें जो होता है वह 99.9% इथाइल अल्कोहल होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगली बात आती है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में इथेनॉल के बारे में क्या मुख्य बात है उसको समझ लीजिए। जैव ईंधन
को बढ़ावा देने के लिए नीति आई जैव ईंधन नीति 2018, क्योंकि जरूरत थी कि ऊर्जा के हम अच्छे साधनों का उपयोग करें, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करें। उसी क्रम में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 आई और जिसमें यह बात कहा गया कि एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल में 2030 तक पहले था कि 20% हमें एथेनॉल मिलाना है, लेकिन अब जो लक्ष्य मैंने बताया बदल गया है, 2025 तक हो गया है 20%। अब यह जो नीति है किसके द्वारा लाई गई? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा लाई गई। अब इसमें मुख्य बात है कि एथेनॉल बनेगा कैसे? इसके द्वारा गन्ने का रस, शुगर वाली वस्तुओं जैसे चुकंदर, स्वीट सोरगम, स्टार्च वाली वस्तुएं जैसे कॉर्न, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त अनाज जो बेकार अनाज है उसे भी इसमें शामिल किया गया, जैसे कि गेहूं, टूटा चावल, सड़े हुए आलू। पहले ऐसा नहीं था। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो जो गन्ने का रस है और जो चीनी है, यानी कि जो गन्ने के रस से बनने वाली चीनी है, उसी के माध्यम से ये सब बन रहा था एथेनॉल। लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है कि इसको विस्तार दिया जाता है इस नीति के माध्यम से, और विस्तार देने की वजह यही थी कि जैव ईंधन ज्यादा से ज्यादा बन सके, हमारी निर्भरता बाहर से मंगाने वाले कच्चे तेल पे कम हो सके और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी इसके द्वारा मिल सके। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। अब आगे बात करें इथेनॉल सम्मिश्रण से अभिप्राय क्या है। जो मैंने आपसे पहले ही बात बताई थी कि जो गन्ने से चीनी के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त होता है वह जैव ईंधन होता है आपका इथेनॉल। फिर इसको विस्तार दे दिया गया और विस्तार देने क्रम में बताया कितने और उत्पाद मिल गए हैं। खाने पीने के जैसे खराब चावल है, आलू है, सड़े हुए आलू है, इन सबसे बन जाता है, ठीक है। लेकिन मुख्य बात आती है कि इसका उपयोग कहां होगा। तो मैंने जो आपसे बताया कि इथेनॉल सम्मिश्रण आपका क्या होगा कि जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाएगा और इससे फायदा क्या होगा वो तो मैंने आपसे बताया है। स्थानीय स्तर पर रोजगार तो बढ़ेगा ही, निर्भरता भी कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा। अब इस लक्ष्य को 2025 तक पूरा करना है और उसी की तरफ भारत सरकार लगी हुई है। आगे की बात आती है जैव ईंधन ऊर्जा के लाभ क्या है। इथेनॉल के जो लाभ हैं, जो मैंने आपसे बताया कि इथेनॉल को हम मिक्स करते हैं तो उससे क्या लाभ होते हैं, और इथेनॉल यानी कि जैव ईंधन को हम जब बढ़ाएंगे इसको तो क्या लाभ होंगे, वही कुछ इससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि चूंकि गैर विषैले होते हैं, अक्षय ईंधन है, हम प्राप्त करते रह सकते हैं। उसके अलावा जैव ईंधन का उपयोग किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है जहां भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अन्य ईंधन का हम उपयोग करते हैं ऊर्जा के लिए, ठीक उसी प्रकार से जैव ईंधन का हम उपयोग कर सकते हैं। सस्ते पड़ते हैं क्योंकि उत्पादन किसके माध्यम से होगा आप देख ही सकते हैं, आपको पता ही चल गया है। जैव ईंधन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं, यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे, कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से जो जलवायु में जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है वो भी नहीं होगी। और उसके अलावा जैव ईंधन ऊर्जा का भविष्य है, यह बात चूंकि सारी दुनिया चाहती है, यूएन चाहता है, उसके अलावा भारत तो चाहता ही है कि हम ऐसे ऊर्जा के स्रोत की तरफ बढ़ें जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो। तो उस क्रम में जैव ईंधन अपने आप में बहुत अच्छा विकल्प है। अब आगे की बात आती है इथेनॉल सम्मिश्रण से संबद्ध कुछ चुनौतियां भी हैं। एक चुनौती यह है कि गन्ना उत्पादन को और बढ़ाना हो। अभी जितना हो रहा है उत्पादन उससे ज्यादा। अब भारत में किस प्रकार की कृषि है आपको पता ही है, एक जुए की तरह भी रहती है। हालांकि सिंचाई में हमने पर्याप्त अपने आप में बढ़त हासिल की है, लेकिन एक बात आती है कि अभी जो है हम E10 में और हमें E20 तक आना है। अब E10 क्या है? E10 का मतलब वही हुआ कि 10% हम जो एथेनॉल का ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल में, तो उसे हम 20% की ब्लेंडिंग करेंगे तो हमारा क्या कहला जाएगा? E20 ईंधन कहला जाएगा। तो इस E20 ईंधन के लिए हमें एथेनॉल का भंडारण भी करना होगा और उस भंडारण की सुविधा भी अच्छी नहीं बनी है, इसको दुरुस्त करना आवश्यक है। अब एक बात आती है कि जहां खाद्य सुरक्षा भी बहुत आवश्यक हो जाता है, खाद्य सुरक्षा में भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कोई भूखा ना रहे, और ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है, पेट्रोल टैंक तक पहुंचता है चीनी, गन्ना उत्पादन और उसके अलावा खाद्य, ऐसे जो पशुओं के चारे हो सकते हैं,
जैसे गोदामों में बफर स्टॉक जिसे हम कर सकते हैं, उसके अलावा निर्यात हेतु हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग कर सकते थे, लेकिन हम उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, पेट्रोल में मिलाने में। तो यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसे में अपने आप में एक द्वंद्व की स्थिति है, उससे हम कैसे पार पाएंगे? तो उससे पार ऐसे पाएंगे कि हमें अपना उत्पादन बढ़ाना होगा, और उत्पादन बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है जैव ईंधन के लिए भी लोग उत्पादन करेंगे। जो बंजर जमीन है वहां पर भी जैव ईंधन के लिए जो भी उपयुक्त फसल होगी, अगर उसको लोग उगाते हैं तो उससे रोजगार भी उनको मिलेगा, उनकी आय भी कुछ ना कुछ हो सकेगी। तो अपने आप में अच्छी पहल है। अब आगे देखिए अगली खबर क्या है, बैम्बू ड्वेलिंग बैट क्या है, चमगादड़। या आप उसकी फोटो देख सकते हैं, और यह उसकी एक नई प्रजाति है। कहां खोजी गई है? मेघालय में। मेघालय में एक नई प्रजाति मिली, बैम्बू ड्वेलिंग बैट। इसके बारे में जानेंगे, यह चर्चा में था। अब देखिए मुख्य बात यह है कि सबसे पहले कि यह जो प्रजाति है यह कहां पर मिली, तो याद रखिएगा नोंग खिलेम वन्यजीव अभयारण्य में मिली, और जो कि कहां पे है, मेघालय में है। अब जान लेते हैं इसका प्रजाति के बारे में कि बैम्बू ड्वेलिंग बैट की प्रजाति क्या है, ग्लिस्क्रोपस मेघालयनेस इस प्रजाति का नाम है। अब प्रजाति के नाम के साथ साथ इसकी कुछ खासियत भी होगी। तो खासियत है अंगूठे और पैरों के तलवों पर विशिष्ट मांसल पैड है। वह मांसल पैड इन्हें अपने रहने के लिए, जहां पर उन्हें रहना है, वह साधन उपलब्ध कराती है कि वहां पर वो रह पाए आसानी से। आकार में ये काफी छोटे होते हैं, और ये जो पैड हैं किस प्रकार से काम में आते हैं, अंगूठे और पैरों के तलवों पर जो विशिष्ट मांसल पैड हैं, आप इस फोटो में दिख सकता है कि नहीं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये किस प्रकार से काम आते हैं, तो इसको देखिए यहाँ पे इस जगह पे ये बैम्बू है, मतलब कि यहाँ पे जो बैम्बू का मतलब क्या हो गया, बांस के पेड़ होते हैं, बांस के पेड़ों में ये रहने वाले चमगादड़ हैं। अब यहाँ पर बांस के पेड़ में देखिए तो ये जो एक लाइन जैसे होता है ना, थोड़ी थोड़ी दूर पे एक लाइन खींची रहती है, इसको हम बोलते हैं नोड। दो नोड के बीच में जो होता है इंटरनोड, इसी इंटरनोड में ही ये चमगादड़ पाए जाते हैं, यहीं पर ये रहते हैं, यही इनका निवास स्थान है। तो यहाँ पर इस चिकनी सतह पर टिके रहने के लिए ही इस मांसल पैड की इन्हें जरूरत पड़ती है। गहरे भूरे रंग के, सल्फर के रंग के समान पीले रंग का इनका पेट होता है, इनकी एक पहचान है। अब मुख्य बात जो आपसे बताई कहां पे मेघालय मिला है, तो उस अभयारण्य के बारे में आपको मैंने बताया। और बात करें अगर कितनी प्रजातियां हैं, अगर हम बैट की प्रजाति की बात करें, कहां पे, भारत में 131 है यहां पे। तो उसमें से बैट की सबसे ज्यादा प्रजाति कहां पे है, तो मेघालय में 67 प्रजातियां हैं। 50% से भी ज्यादा, लगभग 51% के आसपास बैट की प्रजातियां, चमगादड़ की प्रजातियां सिर्फ और सिर्फ मेघालय में मौजूद हैं। और यही वजह है जिसकी कि यहाँ पर उनके लिए उपयुक्त माहौल है, जिस प्रकार से उन्हें रहना चाहिए। अन्य यहाँ पे कुछ प्रमुख जो फेमस हैं वो कौन कौन से हैं, आम घोड़े की नाल के आकार का चमगादड़। अगला है पत्ती के आव वाली, यानी कि पत्ती के आकार वाली, सॉरी ये गलत लिखा है, पत्ती के आकार वाली नाक वाले चमगादड़। इसके अलावा एक कुछ समय पहले ही इस नोंग खिलेम वन्यजीव अभयारण्य से थोड़ी दूर पे, इसी क्षेत्र के अंदर ही, इस जो वन क्षेत्र है, लेकिन इस अभयारण्य के बाहर ही एक चमगादड़ मिला था जो चर्चा में था, डिस्क फुटेड बैट। यह भी काफी चर्चा में था, इसके बारे में आपने पिछले साल सुना भी होगा। तो यह भी यही मेघालय का ही है। तो यह खबर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए इस अभयारण्य के बारे में। अभयारण्य जो है पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है। कहां पे, पूर्वी हिमालय जो है वहां पे वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट। और कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं भारत में वैश्विक स्तर के? 4 है, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मन क्षेत्र और सुडालैंड क्षेत्र। तो हम यहाँ पर की बात कर रहे हैं, अभी इस क्षेत्र की बात है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हॉटस्पॉट क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट से सीधा मतलब यह है एक ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा जैव विविधता है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के चलते वहां पर उस जैव विविधता में कुछ समस्या आने लगी है। तो इसी से जुड़ा हुआ कुछ हॉटस्पॉट बनाया गया है, देखा गया है। आपको पता है अगर दुनिया भर में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। भारत में 4 हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे देखिए
यहां पर कौन कौन से जानवर हैं? बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन बाइसन और हिमालयन ब्लैक बियर यहां पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। पक्षियों में भी देखिए मणिपुर वुश क्वेल, रूफस नेक्स्ट हॉर्नबिल और ब्राउन हॉर्नबिल यहाँ की दुर्लभ प्रजातियां हैं। अब हम मेघालय की बात कर लें तो मेघालय में एक नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान है, उसके अलावा अभयारण्य भी है, सीजू, नरपुह और बाघमारा, याद रखिएगा। और इसका नाम क्या है? नौक्रेक, नौक्रेक नेशनल पार्क। तो ये जो खबर थी, ये सारी की सारी खबर थी जून के महीने की प्रमुख खबरें। इसके अलावा अन्य भी खबरें हैं। अगली खबर है भारत की नदियों में धातु प्रदूषण, किस प्रकार के मेटल की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। मेटल पॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं रिवर में हो रहा, भारत की सारी नदियों में लगभग देखा जा रहा है, वह किस वजह से हो रहा है इस न्यूज में हम समझेंगे। आप देख भी सकते हैं एग्रीकल्चर भी उसकी वजह है, माइनिंग भी एक वजह है, इंडस्ट्रियल भी है और शहरी क्षेत्र तो है ही। इन सारी वजहों से ही नदी में यह प्रदूषण हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भारी धातु क्या है जिस वजह से यह मेटल पॉल्यूशन हो रहा है? वह भारी धातु है। और भारी धातु क्या है? उन तत्वों के रूप में परिभाषित इसे हम कर सकते हैं जिनकी परमाणु संख्या 20 से अधिक हो, परमाणु संख्या 20 से अधिक, साथ में परमाणु घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहां पे कि धातु जैसी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। अब धातु जैसी विशेषताएं इसमें पाई जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि यह अपने आप में जो इसके गुण होंगे धातु से मैच करेंगे, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, तांबा हो गया, सीसा हो गया, मैग्नीज हो गया, पारा, निकल, यूरेनियम, ये धात्विक गुण वाले सारे के सारे पदार्थ। अब बात आती है यहाँ पे देखिएगा 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा, ठीक है, घनत्व की बात। आप देखिए भारी धातु प्रदूषण का कारण क्या है, जो मैंने आपसे बताया यही 4 कारण हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रियल, अर्बन, और भी हैं बहुत सारे कारण हैं, मुख्य 4 हैं। जैसे तेजी से बढ़ती कृषि और धातु उद्योग, खेती में बहुत सारे कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर कुछ अनुचित हो रहा है, एक कारण वो है। दूसरी तरफ जो उद्योग है उसमें धातुओं का इस्तेमाल और उसका अपशिष्ट जो है वह सीधे सीधे कहाँ भेजा जा रहा है? नदियों में भेजा जा रहा है। और शहर का जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन भी काफी अनुचित तरीके से, किसी भी अपशिष्ट को ट्रीट करके पानी में नहीं भेजा जा रहा है, वह एक काफी बड़ी वजह है। उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से, ये सारे प्रमुख कारण हैं। अब बात आती है कि इसके कारणों में, ये जो कारण है इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है, सॉरी इसका ये प्रभाव है। प्रभाव के स्तर पे देखें तो देखिए 2 तरह के, एक जैव संचय और जैव आवर्धन। किस प्रकार से? देखिए ये जो भारी धातु आती है पानी में और ये पानी के बाद फिर इस पानी का प्रवाह होता है, इसका उपयोग होता है अलग अलग स्तर पर, हम पीने के लिए उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे भी उसका उपयोग करते हैं, उन्हें भी नमी की आवश्यकता है, अलग अलग स्तर पर उस पानी का उपयोग होता है। उससे कहां कहां फर्क पड़ रहा है? तो पहले जैव संचय में देखते हैं, तो जल, वायु और भोजन सहित सभी स्रोतों से किसी जीव में प्रदूषक का शुद्ध संचय जैव संचय कहलाता है। यानी कि जल से, वायु से, भोजन सहित किसी भी स्रोत से अगर जीव में क्या हुआ, जो प्रदूषक है, जो भारी धातु है, उसका अगर संचय होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जैव संचय। जैसे मैंने पानी पिया और उसमें मौजूद था क्या? भारी धातु, जैव संचय हो गया, मैंने संचय कर लिया, मेरे अंदर आ गया, अब मुझे नुकसान पहुंचाएगा। अगर वो हवा के माध्यम से आया तो भी, उसके अलावा भोजन के माध्यम से आया तो भी यह जैव संचय होगा। लेकिन जैव आवर्धन देखिए, जैव आवर्धन क्या है? यह वह प्रक्रिया है जो शिकारियों के भीतर जहरीले रसायन संचित होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया, यहाँ पे भोजन किया, जल, वायु, लेकिन यहाँ पे शिकारियों, खाद्य श्रृंखला की मुख्य बात करें, यहाँ जहरीले रसायन संचित होते हैं। यानी कि जो खाद्य श्रृंखला है, मान लीजिए कि खाद्य श्रृंखला है और उस खाद्य श्रृंखला में जो शीर्ष पर, तो उस शीर्ष पर जो भी रहेगा उसके साथ दिक्कत होगी। उसके पास जब जहरीले रसायन का संचय होगा, ये भारी धातुओं का संचय होगा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, तो उसे हम कहेंगे। वह कैसे होगा? जैसे यहाँ पे तो हमने प्रत्यक्ष हासिल कर लिया, जल, वायु या भोजन के माध्यम। यहाँ पे देखिए एक खास तरीका, देखिए पैटर्न दिख रहा है आपको,
जिसे हम जैव आवर्धन कहते हैं, दोनों में अंतर है, उसको समझिए। उत्पादक जैसे घास या कोई पौधा, ठीक है, इसका उपभोग किसने किया? प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पे बकरी, द्वितीयक उपभोक्ता मनुष्य। शीर्ष पर कौन है इस खाद्य श्रृंखला में? मनुष्य। तो मनुष्य के पास जब यह पहुंचता है जहरीला भारी धातु, तो इसे हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों की प्रक्रिया में जो अंतर आपको दिख रहा है वही अंतर कहलाता है। अब बात आती है यहाँ पे कि जैव संचय, जैव आवर्धन चाहे जो भी हो, यह नुकसानदायक होता है। मुख्य बात यही है। जैसे कि बात करें अगर मरकरी की, पारे की, जैसे मरकरी है, पारा है, तो पारा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से जितनी भी अलग अलग धातु हैं, भारी धातु हैं, अलग अलग जगह पे, कहीं कोई किडनी पे, कहीं कोई लीवर पे अपना अपना प्रभाव दिखाती हैं। अब बात आती है कुछ अन्य प्रमुख खबरों की जो कि जून में चर्चा में रही। जैसे एक खबर है मनी स्पाइडर। मनी स्पाइडर मतलब एक मकड़ी की बात हो रही है जिसका नाम है मनी स्पाइडर। मनी मतलब वही MONEY। अब देखिए पहली बार कहाँ मिली? वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में मिली। पूरे भारत में पहली बार, भारत की बात हो रही है, पहली बार का मतलब भारत में, इसके बाहर तो मिलती ही है लेकिन भारत में पहली बार केरल में है। ये याद रखिएगा, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल में मिली है। तो याद रखिएगा मनी स्पाइडर कहाँ मिली? केरल में। यूरोपीय घास के मैदानों में तो यह पाई जाती है और इसके लिए माना जाता है कि जो भी इस मकड़ी को देख ले उसके लिए भाग्य लाने वाली मकड़ी मानी जाती है। यानी कोई इसे देख ले तो वह उसके लिए शुभ हो गया, ऐसा माना जाता है। तो इसका एक जो नाम है जीनस प्रोसोपोनोइड्स के तहत बौनी मकड़ियों के परिवार से संबंधित है। और नामकरण की बात करें, यानी कि ये तो उसका परिवार हो गया, और नामकरण प्रोसोपोनोइड्स बिफ्लेक्टोगिनस, ठीक है, प्रोसोपोनोइड्स बिफ्लेक्टोगिनस, ठीक है। यह एक खबर हो गई मनी स्पाइडर की। और एक और प्रमुख खबर है स्टॉकहोम +50। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्वीडन में, स्वीडन के स्टॉकहोम में, स्वीडन में हुआ 1972 में, आज से 50 वर्ष पहले। और यह जो था अपने आप में पहला वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से संबंधित जलवायु सम्मेलन, पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन हुआ। पहली बार पर्यावरण को लेकर चिंता दुनिया के देशों ने व्यक्त की और उसके लिए एक सम्मेलन किया 1972 में, जिसकी पहल सबसे पहले स्वीडन ने की थी। इसी वजह से यह सम्मेलन सबसे पहले स्वीडन में हुआ। स्वीडन में कहां हुआ? स्टॉकहोम में हुआ। और उसके 50 साल पूरा होने पर 2022 में स्टॉकहोम +50 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि अब तो वो हो ही चुका है। अब बात आती है जो पहला सम्मेलन था उसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। अब बात की जाए, पर्यावरण मंत्रालय इसी वजह से बना भारत में 1985 में, और जिसके पीछे की वजह क्या थी? यही स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ये नींव थी भारत में पर्यावरण मंत्रालय के बनने की। तो अब इस बारे में स्टॉकहोम 50 चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है सम्मेलन है, जितने भी सम्मेलन हैं पर्यावरण से जुड़े हुए सम्मेलन, उसके लिए एक अलग से क्लास आएगी। उस क्लास में जितने भी सम्मेलन है उसे हम एक तरफ से सारा का सारा कवर करेंगे। तो परेशान मत होइएगा कि मैं इतने में ही चीजों को छोड़ रहा हूं। फिलहाल के लिए इस महीने की खबरों में, यानी कि जून 2022 की खबरों में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे आगे के महीने के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।